Now we begin with lesson number 2, which is practices related to internal auditing. इसमें की concepts क्या जानेंगे? Standard on internal audit (SIA) जो इंडिया के standards है, और corporate social responsibility के बारे में भी बात करेंगे. Objectives क्या है? Learning objectives, evolution of internal audit in India, कैसे इंटरनल ऑडिट इवॉल्व हुआ अपने देश में, सेवरल लॉज जो है अलग अलग कंपनीज एक्ट देखेंगे, सेबी देखेंगे, RADI देखेंगे, RBI ने क्या बताया है वो देखेंगे, लॉज गवर्निंग फॉरेन गवर्नमेंट्स और रेगुलेशंस, अलग अलग कंट्रीज में क्या क्या रेगुलेशंस है इन रिलेशन टू इंटरनल ऑडिट. सो यूएस, फ्रांस, जापान, चाइना, इन 4 देशों के बारे में जानेंगे कि उनके रेगुलेशंस क्या है. सेक्शन 138 ऑफ द कंपनीज एक्ट अलोंग विद रूल्स, ये क्या इम्पैक्ट है इंटरनल ऑडिट पे, इन द सेंस क्या एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट्स है कंपनीज एक्ट के. हु कैन बी कंसिडर्ड एज अ प्रोफेशनल, क्योंकि बताया गया है कि द कंपनी कैन अपॉइंट एनी प्रोफेशनल एज एन इंटरनल ऑडिटर. तो ये प्रोफेशनल के क्वालिफिकेशंस क्या क्या है. स्टैंडर्ड्स ऑन इंटरनल ऑडिट SIA, दीज आर इशूड बाय SCAI, इसके बारे में, इनके बारे में जानेंगे. फिर प्रिंसिपल्स एंड गवर्निंग फ्रेमवर्क फॉर SIA, किन टाइप के स्टैंडर्ड्स है. फिर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स इशूड बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनल ऑडिटर IIA, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, यूएस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने भी इंटरनल ऑडिट पे स्टैंडर्ड्स इशू कर रखे हैं, उनके बारे में जानेंगे. 3 कैटेगरीज होते हैं इनके, वो क्या क्या है वो डिटेल में बात करेंगे. फिर वी हैव चेकलिस्ट फॉर CSR, दैट इज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. सो चालू करते हैं चैप्टर. बेसिकली हमने देखा कि in any situation where there is a bifurcation between the owners of the business and the management, जहाँ कहीं भी ये bifurcation आता है वहाँ ऑडिट या फिर चेकिंग की आवश्यकता जो है वो बढ़ जाती है. So in such a situation, in general, an internal auditor or an internal audit department becomes very crucial. और ये जो कंसेप्ट है इंटरनल ऑडिट का, हम अभी इसको बोलते हैं इंटरनल ऑडिट, कंपनीज एक्ट एंड ऑल ऑफ दैट, लेकिन ये जो कंसेप्ट है चेकिंग का, ये बहुत पहले से अपने भारतवर्ष में रहा है. इन्होंने मौर्य डायनेस्टी का रेफरेंस दिया है, तो तब से चला आ रहा है, कौटिल्य के टाइम से चला आ रहा है कि इंटरनल ऑडिट जो है, मतलब इंटरनल चेकिंग जो है वो, उसकी अहमियत बहुत पुराने जमाने से रही है. उसके बाद because it is important, the regulation or the law of the country thinks it's important to have proper regulation. मतलब जब ये by law ही compulsory हो जाता है तो उसकी applicability ज़्यादा seriously होती है. So due to this principle, legal systems in most countries, including India, prescribe specific and detailed provisions in relation to auditing systems to be implemented to review the company's affairs. बाय लॉ ही इसको कंपलसरी बना दिया गया है. Recognizing its worth in achieving an independent view on financial information and supporting the assessment of a statutory auditor during financial audits, internal audit in India was first made mandatory under the Mao Karo 1975. तो इनिशियली जब इंटरनल ऑडिट एज अ फंक्शन आया, तभी उसको स्टैट्यूटरी ऑडिट के सबसर्विएंट माना जाता था. मतलब स्टैट्यूटरी ऑडिट सपोज टू बी at a higher this thing than internal audit. लेकिन जैसे जैसे एवोल्यूशन होते गया, we came to know that okay, internal audit is a continuous process, और वो अगर इफेक्टिव हो एक आध कंपनी में, तो स्टैट्यूटरी ऑडिटर का काम बहुत हद तक आसान हो जाता है. So it no longer is subservient, it is at par with statutory audit. क्या अलग अलग लॉज है इंटरनल ऑडिट से रिलेटेड. पहले तो है कंपनीज एक्ट 2013, इसमें सेक्शन 138 हमने पहले चैप्टर में भी पढ़ा. 138 में बताया गया है कि कुछ कैटेगरीज ऑफ कंपनीज है जिनको इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट करना कंपलसरी या फिर मैंडेटरी है. फिर सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया LODR है, सेबी LODR, लिस्टिंग ऑब्लिगेशंस एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स रेगुलेशंस 2015. These regulations define requirements for listed companies, ऑडिट कमिटी एंड देयर इंटरेक्शन विद इंटरनल ऑडिट एक्टिविटी. मतलब ये इनडायरेक्टली इंटरनल ऑडिट का महत्व ही बढ़ाते हैं. दे कवर अमंग्स्ट अदर्स रिपोर्टिंग ऑफ इंटरनल ऑडिट, स्पेसिफिक आइटम्स टू बी रिव्यूड इन रिलेशन टू इंटरनल ऑडिट एंड ऑडिट कमिटी इंटरेक्शंस विद इंटरनल ऑडिटर. तो ये इनडायरेक्टली इंटरनल ऑडिट का महत्व बढ़ा रहे हैं. उसके बाद है RBI regulations, RBI guidelines. RBI has issued guidelines note on risk based internal audit
for various entities such as bank, non-banking finance companies and payment system providers. So इन्होंने भी proper guidelines दे रखे हैं. These guidelines are amended in January 21 and their applicability was extended to NBFCs, UCBs and also in February 2021. उसके बाद इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया IRDAI, इन्होंने रेगुलेशन है इशूड गाइडलाइंस फॉर कॉर्पोरेट गवर्नेंस फॉर इंश्योरर्स इन इंडिया इन 2009 विच वाज अमेंडेड इन 2016. मतलब ये इंश्योरेंस कंपनीज के लिए भी इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है. उसके बाद थोड़ा सा घूम के आएंगे फॉरेन कंट्रीज में. लॉस बाय फॉरेन गवर्नमेंट्स और रेगुलेशंस. पहले जाएंगे यूएस में. हम जानते हैं कि ये ऐसा स्पेसिफिक कोई मैंडेटरी लॉ नहीं है. जैसे हमारा सेक्शन 138 है, स्पेसिफिक सेक्शन है, डायरेक्टली बता देता है कि इन कंपनीज के पास इंटरनल ऑडिटर होना चाहिए. वैसे इन जनरल बाकी कोई भी देश में नहीं है. मतलब एटलीस्ट द कंट्रीज दैट वी हैव बीन स्टडीइंग इन दिस चैप्टर, जैसे यूएस, जापान, फ्रांस, चाइना, इनमें डायरेक्ट ऐसा कोई सेक्शन नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली इंटरनल ऑडिट को ऑलमोस्ट मैंडेटरी बनाया गया है. सो इन यूनाइटेड स्टेट्स देयर इज नो स्पेसिफिक लॉ दैट मैंडेट्स कंपनीज टू कंडक्ट इंटरनल ऑडिट. Sarbanes-Oxley Act of 2002, मतलब SOX 2002 is one regulation that mandates publicly traded companies to have a system of internal controls over financial reporting and to evaluate and report the effectiveness of those controls. मतलब ये एक indirectly internal audit compulsory बना दिया गया है. AS 2605 consideration of internal audit function to be adhered to by statutory auditors. Again एक indirect requirement बिठा दिया गया है. फिर in addition to these regulations, many other regulations such as the HIPAA, Foreign Practices Act, Dodd-Frank, Wall Street Reform and Consumer Protection Act mandate companies to have adequate internal controls and they have to be evaluated from time to time to be for effective implementation. और indirectly internal audit को almost compulsory बना दिया गया है. The Institute of Internal Auditors has however given a framework of IPPF, International Professional Practices Framework, which is used by internal auditors to be able to demonstrate that their internal audit practices are in line with global standards. उसके बाद यूएस के बाद जाएंगे जापान. जापान में भी अगेन इनडायरेक्ट रिक्वायरमेंट है जो काफी स्ट्रिक्ट है. इन जापान द कंपनीज एक्ट डज नॉट स्पेसिफिकली रिक्वायर कंपनीज टू हैव एन इंटरनल ऑडिट फंक्शन, बट इट डज रिक्वायर देम टू हैव इंटरनल कंट्रोल सिस्टम. अब ये इंटरनल कंट्रोल कौन बिठाएगा? तो इंटरनल ऑडिट टीम बिठाएगी. मेनी कंपनीज इन जापान चूज टू एस्टैब्लिश एन इंटरनल ऑडिट फंक्शन एज अ पार्ट ऑफ देयर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम. इसको अडियर करने के लिए उनको इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट बिठाना ही पड़ता है. इन जापान कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड डायरेक्टर ड्यूटीज आर रेगुलेटेड बाय. कॉर्पोरेट गवर्नेंस और डायरेक्टर ड्यूटीज दो थिंग्स से कंट्रोल होती है. कंपनीज एक्ट है और कंपनीज आर्टिकल्स है. In addition to for listed KK, listed companies below regulations are also applicable. Financial instruments and exchange law है और securities listing regulations published by Securities Exchange है, the CG code. Now next country is France. In listed companies, the chairperson of the board states about internal control and risk management procedures put in place by the company in the annual report. Specific focus on the controls related to preparation of accounting or financial information is required. Again indirect requirement हो गया internal audit department के लिए. The legal auditors, statutory auditors must also provide their observations on the chairperson's report. Thus the internal audit function are usually set up in all listed companies, although not required mandatorily. Indirect requirement की वजह से सारे listed companies के पास ये department होता ही है. फिर जाएंगे चाइना. लिस्टेड कंपनीज इन चाइना आर रिक्वायर्ड टू एस्टैब्लिश इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स in accordance with the stock exchange rules and basic internal control norms for enterprises within a fixed timetable. एक fixed time में इनको ये enroll करना होता है, ये execute करना होता है. The directors of listed companies are responsible and liable for information disclosed in various reports, including fiscal reports. Thus, although there is no specific requirement for internal control, the role of internal audit is derived by assurance needed by directors. Internal audits are thus applicable for listed companies, state-owned companies and government agencies. ये रही बात चाइना की. अभी देखेंगे स्पेसिफिक प्रोविजंस अंडर कंपनीज एक्ट. अपनी कंपनीज एक्ट में कौन से स्पेसिफिक प्रोविजंस है. सेक्शन 138 तो हमने देखा डिटेल में, तो इसको फिर से हम नहीं पढ़ेंगे. उसके बाद है सेक्शन 134, मतलब जो भी सेक्शंस है रिलेटेड टू बोर्ड्स रिपोर्ट
राइट। उसमें उसमें इनडायरेक्ट रिक्वायरमेंट्स है कि आपको बताना पड़ेगा, डायरेक्टर्स को बताना पड़ेगा कि इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स ठीक तरीके से काम कर रहा है। अगर अभी ऐसे डायरेक्टली बता रहे हैं बोर्ड रिपोर्ट में, तो फिर उनको दे विल नॉट डू इट देमसेल्व्स, दे विल नीड टू हैव सम इंटरनल ऑडिटर अपॉइंटेड who will tell them that the internal financial controls are working fine। तो ये एक इनडायरेक्ट रिक्वायरमेंट हो गई। फिर डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट है 134(5) में, उसमें भी टर्म इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स मीन्स पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स अडॉप्टेड बाय द कंपनी फॉर इंश्योरिंग द ऑर्डरली एंड एफिशिएंट conduct of business including adherence to company's policies safeguarding। अगेन इस रिक्वायरमेंट ने इनडायरेक्टली आपका जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है, इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। सेफगार्डिंग ऑफ इट्स एसेट्स, प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड एंड एरर, द एक्यूरेसी एंड कंप्लीटनेस ऑफ द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एंड द टाइमली प्रिपरेशन ऑफ रिलायबल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। Section 134(5)(e) requires directors of a listed company to state whether they had laid down the internal financial controls and whether these controls were adequate and working effectively during the financial year। अभी अगर डायरेक्टर्स को ये बताना पड़ रहा है तो डायरेक्टर जनरली एक असाइनमेंट करवा के उसको अटेस्ट करवाएंगे, तो ये भी एक इनडायरेक्ट रिक्वायरमेंट है। फिर सेक्शन 177 relates to audit committee। section 177(4) requires that every audit committee shall act in accordance with terms of reference specified in writing by the board and shall include evaluation of internal financial controls। मतलब audit committee को compulsory है review करना internal financial controls and thus it becomes an indirect requirement। Section 143(3) deals with powers and duties of auditors। Section 143(3)(1) of the Companies Act requires that the auditor's report shall also state whether the company has adequate internal financial control systems in place and comment on operating effectiveness of such controls। Right? So ये again indirect requirement है, तो आपका जो इंटरनल ऑडिट का डिपार्टमेंट है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सेक्शन 143(11) इज कारो। कारो से रिलेटेड, मतलब कारो इज लाइक अ फॉर्मेट ऑफ द रिपोर्ट विच द ऑडिटर हैज टू फिल। ये कंपलसरी है कुछ कंपनीज के लिए, यहाँ पे लिस्ट दी गई है। कारो में as per Caro, the statutory auditor's report on the accounts of a company to which this order applies shall include a statement on the following matters। क्या स्टेटमेंट इंक्लूड करना है? Whether the company has internal control system commensurate to its size and nature of business। Okay, ये उनको सर्टिफाई करना है, और अगर ये सर्टिफाई करना है तो उनको इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट की जरूरत होगी। Whether the reports of the internal auditors for the period under audit were considered by the statutory auditor। राइट, ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। ICAI has issued a guidance note on companies auditors report order 2020। सो कारो के लिए इन जनरल ऐसे होता है कि जब एक बहुत क्रूशियल रिक्वायरमेंट होता है लॉ का, वो उसको उसको एडहियर करने के लिए जो भी स्टेप्स है, ये स्टेप्स जनरली ICAI या फिर ICSI जो है, ये एक गाइडेंस नोट के हिसाब से इशू करते हैं। So those guidance notes are very useful when you are doing assignments in that particular area। ICAI issued guidance note on companies auditors report order 2020। इसमें उन्होंने क्या दिया है कि size of internal control department considering the nature of business of the company, the number of operating locations, extent to which internal controls are decentralized, the effectiveness of other forms of internal control, etc। सेकेंड पॉइंट क्या है? क्वालिफिकेशन ऑफ पर्सन हु अंडरटेक द इंटरनल ऑडिट वर्क। मतलब इन्होंने क्वालिफिकेशन के भी निकष दिए हुए हैं। एडिक्वेट नंबर ऑफ क्वालिफाइड पीपल, इन जनरल एडिक्वेट नंबर होना चाहिए, ऐसे नहीं कि एक या दो या फिर कम लोग हो। उनकी कॉम्पिटेंसी, ऑब्जेक्टिविटी एंड इंडिपेंडेंस भी चेक होना चाहिए। रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कंट्रोल्स बिठाने की, ये कंपनी की है, और उसको चेक करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है इंटरनल ऑडिटर की है। In case of listed companies, compliance of provision of SEBI LODR with regards to review of internal audit function by the audit committee, presence of head of internal audit in audit committee meetings, audit committee involvement in appointment, removal and terms of engagement of chief internal auditor, a direct communication link between the internal auditor and audit committee shall be verified by the auditor। ये एक बहुत अहम वेरिफिकेशन है। उसके बाद इन्वॉल्वमेंट ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और ऑडिट कमिटी। इट इज अ गुड प्रैक्टिस दैट द स्टैट्यूटरी ऑडिटर आल्सो गेट इन्वॉल्व्ड बाय विद द इंटरनल ऑडिटर
with those charged with governance in determining the scope of work periodically of reporting. राइट, जो ये स्कोप ऑफ वर्क है ये हमेशा चेंज होते रहेगा हर साल, तो एटलीस्ट नो वंस इन अ ईयर इट हैज टू बी रिव्यूड बाय ऑल दीज पीपल. इन्वॉल्वमेंट ऑफ बोर्ड और ऑडिट कमिटी इन फॉर्मुलेशन ऑफ स्कोप. उसके बाद है टेक्निकल असिस्टेंस टू इंटरनल ऑडिटर इन अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्निकली क्वालिफाइड पर्सन. ये देखना बहुत जरूरी है ऑडिटिंग कंपनी ने. रिपोर्ट सबमिटेड बाय द इंटरनल ऑडिटर. फिर है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिक्वेट फॉलो अप सिस्टम टू इंश्योर दैट द डेफिशिएंसीज पॉइंटेड आउट आर करेक्टेड. एंड उसके बाद है मिनट्स ऑफ मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड ऑडिट कमिटी. ये भी काफी इंपॉर्टेंट चीज है. Existence or otherwise of other forms of internal control, इस पे remarks देंगे. If the statutory auditor determines that the internal audit system is not commensurate with the nature of business of a company, then the auditor should communicate the audit committee or board and seek their inputs as a part of communication to those charged with governance, and accordingly report the fact under this report. उसके बाद सम अदर एस्पेक्ट्स है. पहले क्या है, इंटरनल ऑडिट इज कंप्लीटेड एज पर द प्लान. आफ्टर इट इज कंप्लीटेड एज पर द प्लान, रिपोर्ट्स मेड अवेलेबल सफिशिएंटली इन टाइम. इन केस रिक्वायर्ड, अ मीटिंग विद द इंटरनल ऑडिटर टू डिस्कस ऑब्जर्वेशन टू इंडिपेंडेंटली इवैल्यूएट द इम्पैक्ट ऑफ द ऑब्जर्वेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैज बीन डन. उसके बाद है ऑल डेफिशिएंसी ऑडिट्स हैविंग अ फाइनेंशियल इम्पैक्ट आर कंसिडर्ड by the management and control deficiencies pointed out by the internal management are rectified. मतलब ये इतना इसका इतना ग्रेविटी है कि अगर आपके एम्प्लॉइज आपको कुछ बोल रहे तो आपने उसको सीरियसली सुनना जरूरी है. Impact of the control deficiencies, if any, pointed out by the internal auditor on internal financial controls over financial reporting have been assessed by the auditor. Since auditor is vested with a high right to receive full-fledged internal audit procedures, including draft audit reports, together with annexures, and for merely the executive summary or PowerPoint presentation, whether the name has been made available when requested. Considering the above requirements, it becomes obligatory for a company to implement a robust internal audit system and demonstrate the same to statutory auditors, failing which an adverse communication can be reported in the auditor's report. So it becomes obligatory for a company to implement robust internal audit system and demonstrate the same to statutory auditors, failing which an adverse communication can be reported in the auditor's report. अभी जानेंगे कि स्टैंडर्ड्स क्या है. स्टैंडर्ड्स ऑन इंटरनल ऑडिटिंग इन इंडिया. व्हाट आर द स्टैंडर्ड्स? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, स्टैंडर्ड जरूरी क्यों है, इस पे एक थोड़ी सी बात करते हैं. स्टैंडर्ड्स इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्टैंडर्ड्स के 2-3 फायदे होते हैं. पहला फायदा ये है कि जब स्टैंडर्ड्स होते हैं ना, तभी स्कोप ऑफ वर्क बहुत इजी हो जाता है जानना कि यू नो दैट ओके इंटरनल ऑडिट है तो मेरे को ये 4 चीजें या ये 10 चीजें करनी है. When there is a proper standard, you refer to that standard and you have the scope of work accordingly. Second, you refer to that standard and have the implementation accordingly. Standard में जो बताया गया है वो आप implement करते हो. तीसरी सबसे ज्यादा जरूरी चीज ये है कि जब आप स्टैंडर्ड फॉलो करते हो और आप डॉक्यूमेंट करते हो कि आपने ऑडिट प्रोसीजर्स में स्टैंडर्ड को फॉलो किया है, तब आप माना जाता है कि आपने ड्यू प्रोफेशनल केयर लिया है. If you don't follow the standard or you follow the standard but don't mention it anywhere or upfront कहीं भी audit papers में नहीं आ रहा कि आपने कोई standard follow किया है, तो फिर it becomes a problem for you to as a professional to prove that you have taken due professional care in carrying out that assignment. So with this, let's see what are the standards. Since the law has left the task of formulation of scope, functioning, periodicity and methodology for conducting an internal audit to audit committees or the board of directors in consultation with internal auditor, there is a clear need for adoption of uniformly acceptable practices in this regard. Uniform practices होंगी तो फिर एक standard बना रहेगा और जो quality of work है वो भी अच्छा होगा. Considering that none of the internal audit related standards are mandatory by law in India, मतलब ऐसा कोई mandate नहीं है कि आपको यही set of standards follow करना है या यही set अलग set follow करना है. The audit committee or the board needs to decide which standards they want to follow. There are 2 standards that are widely used
यूज्ड इन बाय कंपनीज इन इंडिया. पहला स्टैंडर्ड है स्टैंडर्ड ऑन इंटरनल ऑडिट SIA विच आर इशूड बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया. दूसरा स्टैंडर्ड है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर प्रोफेशनल प्रैक्टिस ऑफ इंटरनल ऑडिटिंग इशूड बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनल ऑडिटर्स US. मतलब IIA US ने जो इशू किया है वो सेकेंड सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स है. हर कंपनी को डिसाइड करना है वो कौन से स्टैंडर्ड्स के साथ जाना चाहते हैं. वंस दे डिसाइड दे विल हैव टू अडहियर बाय इट. These standards are recommendatory for all members of institute. मतलब जो SIA वाले स्टैंडर्ड्स है उसके SIA स्टैंडर्ड्स इशू किए गए हैं ICAI ने. तो जो मेंबर्स है ICAI के मतलब जो सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं उन पे मैंडेटरी हो जाता है वो स्टैंडर्ड. इन द सेंस उनको वो स्टैंडर्ड कंप्लाई करना ही पड़ता है. सो व्हेनेवर चार्टर्ड अकाउंटेंट अंडरटेक्स any assignment on internal audit, it is mandatory for him to follow the standards issued by the ICAI. अभी ये जो ICAI ने इशू किए हुए स्टैंडर्ड्स है ये क्या है? इनके 4 कैटेगरीज है. सो बेसिकली देयर 4 सीरीज है. सीरीज इज अ बेटर वर्ड. देयर आर 4 सीरीज ऑफ दी स्टैंडर्ड्स. व्हाट आर द सीरीज? दे बेसिकली फॉर इंटरनल ऑडिट 100 सीरीज जो है ये स्टैंडर्ड्स ऑन की कंसेप्ट्स है. 200 सीरीज जो है वो स्टैंडर्ड ऑन इंटरनल ऑडिट मैनेजमेंट है. Okay, the third series is 300 to 400 series, which are standards on conduct of audit assignments. और लास्ट जो सीरीज है 500 सीरीज वो है स्टैंडर्ड्स ऑन स्पेशलाइज्ड ऑडिट. ये याद रखने के लिए एक्रोनिम याद रख सकते हैं. KMCS. फर्स्ट इज व्हाट? K इज की कंसेप्ट्स, M इज ऑडिट मैनेजमेंट, C इज कंडक्ट ऑफ ऑडिट असाइनमेंट एंड S इज स्पेशलाइज्ड एरियाज. इट्स जस्ट एन एक्रोनिम टू रिमेंबर द 4 सीरीज. उसके बाद क्या बोलते हैं कि दी स्टैंडर्ड्स हैव बीन टेलर्ड टू स्पेसिफिक नीड्स ऑफ इंडियन एनवायरनमेंट. मतलब जनरली ऐसे ही होता है कि जिस देश की स्टैंडर्ड इशूइंग अथॉरिटी है वो उस देश के जो एप्लीकेबल रूल्स रेगुलेशंस है, जो एप्लीकेबल एनवायरनमेंट है उसमें जो चलता है, उसमें जो सबसे जरूरी है या एप्लीकेबल है उस हिसाब से वो स्टैंडर्ड्स होते हैं. तो इन जनरल जो कंपनीज इंडियन कंपनीज है वो इन जनरल ICAI के स्टैंडर्ड्स फॉलो करेंगे और जो मल्टीनेशनल कंपनीज है वो जनरली US के स्टैंडर्ड्स फॉलो करने की कोशिश करते हैं. Right, so as per the preface of SIA, the Council of ICAI has decided that the standards will be made mandatory in a phased manner. The mandatory status of SIA implies that carrying out of internal audit, it shall be the duty of the members of the institute that they comply with SIA, read with the preface and framework governing internal audits and basic principles of internal audit. मतलब ये जो framework है वो पूरा ही follow होगा. If for any reason a member is unable to comply with the SIA requirements, or if there is a conflict between SIA and other mandates such as regulatory requirement, the internal audit report or such similar communication should draw attention to material departures therefrom with appropriate explanation. मतलब जहाँ पर भी standard और regulatory requirements में फर्क है तो आपको report में explanation देना पड़ेगा. SIAs are principle based and clearly outline the objective of issuing standard along with the essential requirements for its compliance. Internal auditors shall apply their best professional judgment in implementing SIA on a substance over form basis. मतलब जो important है, जो substance है उस standard का, उसको apply करना ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि just verbal communication. Implementation and technical guides issued by the board would help to provide the necessary guidance and clarification in this regard. Now SIAs are divided into 5 sections. कौन से sections है? एक है introduction है, फिर objective of SIA बताते हैं, requirement क्या है वो बताते हैं, उसके बाद explanatory comments अगर कोई हो तो है, और effective date है. effective date बहुत जरूरी है क्योंकि अपने को effective date से समझ में आता है कि कब से ये standard लागू हुआ था. गवर्निंग फ्रेमवर्क जो है SIA का वो क्या है? गवर्निंग फ्रेमवर्क के एज सच 4 हिस्से. फर्स्ट इज बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरनल ऑडिट, फिर की कंसेप्ट्स आते हैं, फिर आते हैं स्टैंडर्ड्स और इंटरनल ऑडिट, और फिर आता है गाइडेंस. ये है उनका फ्रेमवर्क. नाउ द प्रिंसिपल्स कैन बी समराइज्ड. अभी प्रिंसिपल्स क्या है? तो प्रिंसिपल्स 10 टाइप के हैं. पहले जो 5 प्रिंसिपल्स है ये क्रेडिबिलिटी ऑफ इंटरनल ऑडिटर के बारे में है, और नेक्स्ट 5 जो प्रिंसिपल्स है वो एलिमेंट्स विच आर एसेंशियल फॉर परफॉर्मेंस ऑफ इंटरनल ऑडिट एक्टिविटीज. तो फर्स्ट 5 प्रिंसिपल्स क्या है? क्रेडिबिलिटी ऑफ इंटरनल ऑडिटर.
कौन से प्रिंसिपल्स है, इंडिपेंडेंस है, इंटेग्रिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी है, ड्यू प्रोफेशनल केयर, कॉन्फिडेंशियलिटी, स्किल्स एंड कॉम्पिटेंस। और जो नेक्स्ट 5 प्रिंसिपल्स है वो एलिमेंट्स है इसेंशियल फॉर परफॉर्मेंस ऑफ इंटरनल ऑडिट एक्टिविटीज, मतलब ये परफॉर्मेंस से रिलेटेड है। सो फर्स्ट क्या है, रिस्क बेस्ड ऑडिट है, उसके बाद सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस पे फोकस होना चाहिए, पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग, सेंसिटिव टू मल्टीपल स्टेक होल्डर इंटरेस्ट और क्वालिटी एंड कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट। ये 5 जो प्रिंसिपल्स है ये परफॉर्मेंस ऑफ इंटरनल ऑडिट से लिंक्ड है। ओके, इनको एक एक करके डिटेल में जानेंगे। इंडिपेंडेंस में क्या होता है, शैल बी फ्री फ्रॉम एनी अनड्यू इन्फ्लुएंस, ये बहुत जरूरी है। अगर इंडिपेंडेंस नहीं है तो फिर उनके रिपोर्ट का फायदा बहुत कम होता है। इंटरनल ऑडिटर शैल रेजिस्ट एनी अनड्यू प्रेशर में आना नहीं है, या फिर इंटरफेरेंस इन एस्टैब्लिशिंग द स्कोप ऑफ असाइनमेंट्स और मैनर इन विच दीज आर कंडक्टेड एंड रिपोर्टेड। Independence of internal auditor function as a whole, and the internal auditor within organization plays a crucial role in establishing the independence of internal auditor. Reporting of internal auditor shall be to the board of directors or the audit committee who are responsible to appoint the internal auditor. ये highest authority को report करते हैं। An argument may be made that internal auditor being an employee, how can he be independent? So इन्होंने clarification ये दिया है कि internal auditor जो है वो जिस डिपार्टमेंट को ऑडिट करते हैं उससे इंडिपेंडेंट होना जरूरी है, और जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर है ये कंपनी से इंडिपेंडेंट होना जरूरी है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ इंडिपेंडेंस इन दैट लाइट। फिर इंटेग्रिटी और ऑब्जेक्टिविटी है, इसमें ऑनेस्ट और ट्रूथफुल होना चाहिए। फिर शैल कंडक्ट वर्क इन हाईली ऑब्जेक्टिव मैनर, बिल्कुल प्रेजुडाइज नहीं होना चाहिए या फिर सब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए, इनका काम कंप्लीटली ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। एंड शैल नॉट अलाउ प्रेजुडिस और बायस टू ओवरराइड हिज ऑब्जेक्टिविटी। फिर ड्यू प्रोफेशनल केयर है, इन जनरल अगर स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं तो माना जाता है कि ड्यू प्रोफेशनल केयर हैज बीन टेकन। कॉन्फिडेंशियलिटी एट ऑल टाइम्स है, नीड टू नो बेसिस पे ही इन्होंने इंफॉर्मेशन शेयर करना है। फिर स्पेसिफिक अप्रूवल ऑफ मैनेजमेंट और क्लाइंट विल बी नेसेसरी फॉर शेयरिंग ऑफ एनी इन्फॉर्मेशन। उसके बाद है स्किल्स और कॉम्पिटेंस, साउंड नॉलेज होना जरूरी है, स्ट्रॉन्ग इंटरपर्सनल स्किल्स होना जरूरी है, कंटिन्यूअस प्रोफेशनल लर्निंग पे इन्होंने ध्यान देना चाहिए। उसके बाद सॉफ्टवेयर स्किल्स जैसे इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स है, इस पे भी एक्सपर्टीज होनी चाहिए। उसके बाद आउटसाइड एक्सपर्ट वो काम अगेन take again. So internal auditor lacks certain expertise. He shall procure the required skills either through in-house experts or through the services of an outside expert, provided independence is not compromised. वो बाहर के expert का काम use कर सकते हैं। Compliance to above principles of SIA can be ensured by continuous upgrading of knowledge about the relevant laws, audit related tools, techniques, and also knowledge about the changes in company organization, processes, and IT systems. फिर कुछ हद तक आपका एनुअल बजट जो है ये कंटिन्यूस प्रोफेशनल लर्निंग के लिए अवेलेबल होना चाहिए। रिस्क बेस्ड ऑडिट के बारे में बात करेंगे। आइडेंटिफाई इंपॉर्टेंट रिस्क एरियाज थ्रू रिस्क असेसमेंट एक्सरसाइज। हाई रिस्क एरियाज को ज्यादा समय और एनर्जी देना जरूरी है। Detailed audit procedures are prioritized and conducted over high risk areas and issues. Risk under consideration are more aligned to overall strategic and compliance and company objectives. System and process focus. Adopt a system and process focus goes beyond error detection and to include error prevention. मतलब सिर्फ error detect नहीं करना है, error को prevent करने के लिए भी important procedures लागू करने हैं। फिर root cause analysis बहुत जरूरी है। ऊपर से काम करके open issues को बंद करना ठीक नहीं होगा। Deployment of information technology very important. Move away from people to process and from detection to prevention. पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग, हमने देखा इंटरनल ऑडिटर का पार्टिसिपेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। शैल अवॉइड पार्टिसिपेशन इन ऑपरेशनल डिसीजन मेकिंग विच में बी सब्जेक्ट टू अ सब्सिक्वेंट ऑडिट। मतलब जो जहां आपको पता है कि वो डिपार्टमेंट का इंटरनल ऑडिट होने वाला है, आप उस डिपार्टमेंट में इन्वॉल्व ना ही हो तो अच्छा है, बिकॉज इट विल अमाउंट टू एक्चुअली चेकिंग योर ओन वर्क। मेकर चेकर जो कंसेप्ट है वो लागू नहीं होगा।
क्वालिटी एंड ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, इस पे उनको कमेंट देना है। This principle lays down boundaries or safeguards for internal auditors so that they are not perceived to have participated in management decision making. फिर सेंसिटिव टू मल्टीपल स्टेक होल्डर इंटरेस्ट, अलग अलग स्टेक होल्डर्स के अलग अलग इंटरेस्ट होते हैं, इन सबकी सबके रिलेशन में आपको सेंसिटिव होना पड़ेगा। So internal auditor shall evaluate the implication of his observations and recommendations on multiple stakeholders, especially those where diverse interests may be conflicting in nature. In such situations, the internal auditor shall remain objective and present a balanced view. मतलब कहीं पर भी bias या फिर prejudice नहीं होना चाहिए। Quality and continuous improvement, हमने देखा credibility of the audit report demands that reliability in audit findings, factual accuracy होना जरूरी है, एक्यूरेसी को वैलिडेट करना जरूरी है, कंटिन्यूसली इंप्रूव करना जरूरी है। द ऑडिट internal auditor shall ensure that a self assessment mechanism is in place to monitor his own performance and also that his subordinates and external experts on whom he is relying. उसके बाद peer review mechanism बहुत important है। नेक्स्ट टॉपिक है स्टैंडर्ड ऑन इंटरनल ऑडिट इशूड बाय द ICAI। हमने देखा कि 4 सीरीज के स्टैंडर्ड है। फर्स्ट सीरीज इज ऑन की कंसेप्ट्स, सो SIA 100 सीरीज है। 110 इज ऑन नेचर ऑफ एश्योरेंस। 200 सीरीज जो है वो स्टैंडर्ड ऑन इंटरनल ऑडिट मैनेजमेंट है। फिर 300 टू 400 सीरीज है, ये है ऑन कंडक्ट ऑफ ऑडिट असाइनमेंट्स। और 500 जो सीरीज है ये स्पेशल असाइनमेंट्स के लिए है या फिर स्टैंडर्ड्स ऑन स्पेशलाइज्ड एरियाज। फिर जानेंगे IIA के बारे में, इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनल ऑडिटर्स। दिस इज अ US बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन। इन्होंने भी स्टैंडर्ड इशू किए हैं। इनके स्टैंडर्ड जो है ये 3 कैटेगरीज में है। कौन से 3 कैटेगरीज है? एक है एट्रीब्यूट स्टैंडर्ड्स, दूसरे है परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स और तीसरे है इम्प्लीमेंटेशन स्टैंडर्ड्स। इनका जो अलग अलग नाम है ये लिस्ट भी अवेलेबल है। उसके बाद while choosing to adopt a particular set of standards, the audit committee or board may consider relevance of operations of the company, perception of internal of relevant stakeholders and the opinion of internal auditor। ये सब ध्यान में रखकर ही आप डिसाइड करोगे कि आप कौन सा सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स अप्लाई कर रहे हो, मतलब ICAI के SIA अप्लाई कर रहे हो या फिर IIA ने इशू किए हुए स्टैंडर्ड्स अप्लाई कर रहे हो। अभी इंटरनल ऑडिट मैनुअल के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज इंटरनल ऑडिट मैनुअल? व्हाइल द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स फॉर इंटरनल ऑडिट एक्टिविटी आर डिटेल्ड इन द स्टैंडर्ड्स, we need to imbibe the same in day-to-day operations of a company by translating the requirement into policies and procedures related to internal audit activity. अभी जानेंगे CSR के बारे में, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये सेक्शन नंबर 135 में आता है कंपनीज एक्ट के। So corporate social responsibility is the way companies manage their business to produce an overall positive impact on the society through economic, environment and social actions. CSR is basically a new business strategy. ये सिर्फ कोई प्रोविजन या कंप्लायंस नहीं है, ये पूरा बिजनेस स्ट्रेटेजी है। It is a tool to increase reputation of the company in the eyes of the society. सोसाइटी के आंखों में अच्छा दिखने के लिए CSR बहुत काम की चीज है। The concept of corporate social responsibility was introduced in India with legal framework by Companies Act 2013. Companies Act जब नया आया था उसी ने ये CSR का प्रोविजन लाया है। अभी एप्लीकेबिलिटी किन के लिए है? सेक्शन 135(1) read with rule 3 of the companies CSR rules 2014 mandates that every company which fulfills any of the following criteria during the immediate preceding financial year shall constitute a CSR committee. कौन तीन कैटेगरीज है? कंपनीज हैविंग नेटवर्थ ऑफ ₹500 crore और मोर, और कंपनीज हैविंग टर्नओवर ऑफ 1000 crore और मोर, और कंपनीज हैविंग नेट प्रॉफिट ऑफ 5 crore और मोर। ये 3 टाइप के कंपनीज को CSR कमेटी अपॉइंट करना मैंडेटरी है। अभी चेकलिस्ट बताई गई है। CSR की चेकलिस्ट क्या है? पहले चेक कीजिए कि CSR की प्रोविजन जो है सेक्शन 135 के अंतर्गत वो आपके कंपनी को अप्लाई होती है क्या। अगर अप्लाई होती है तो आपको CSR कमेटी बिठानी पड़ेगी, उसके साथ साथ CSR पॉलिसी होना जरूरी है। फिर लिस्ट ऑफ रिकमेंडेड
CSR प्रोजेक्ट्स होंगे। उसके बाद एक मॉनिटरिंग प्रोसेस आपको फिक्स करना पड़ेगा। जो CSR प्रोजेक्ट्स है उनको मॉनिटर करने के लिए एक मॉनिटरिंग प्रोसेस होना चाहिए। कॉम्पोजिशन ऑफ CSR कम्युनिटी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद जो CSR के एक्टिविटीज है वो नॉर्मल बिजनेस के जो एक्टिविटीज है उनको एक्सक्लूड करती है। रेकमेंड अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर, जो एक्ट की तरफ से जो अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर है वो रिकमेंड किया जाएगा। ट्रांसपेरेंट मॉनिटरिंग मैकेनिज्म इम्पॉर्टेंट है। अगर आप CSR इवेंट्स कर रहे हो या फिर CSR के एक्टिविटीज कर रहे हो तो एक ट्रांसपेरेंट रिव्यू मैकेनिज्म होना जरूरी है। Then you have disclosed the contents of the policy in the board's report and on its website. बोर्ड रिपोर्ट ऑल्सो इंक्लूड्स एनुअल रिपोर्ट ऑन CSR। जो CSR का एनुअल रिपोर्ट है वो बोर्ड रिपोर्ट का हिस्सा होगा। फिर if you have not spent the minimum amount required to be spent in CSR, you need to give the reason why it was not spent. The administrative overhead shall not exceed 5% of the total CSR expenditure. उसके बाद company has complied with all other requirements relating to CSR। ये थी CSR की checklist। उसके बाद आता है रोल ऑफ इंटरनल ऑडिटर इन कॉर्पोरेट गवर्नेंस। इंटरनल ऑडिटर का कॉर्पोरेट गवर्नेंस में क्या योगदान रहा है। एन इफेक्टिव इंटरनल ऑडिट फंक्शन कैन प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल विद इन द कॉर्पोरेट गवर्नेंस फ्रेमवर्क ऑफ अ कंपनी। ओवर लास्ट decade इंटरनल ऑडिट हैज प्लेड एंड has developed and grown in importance. Efficient internal audit function provides objective assurance and assessment to the board and to the audit committee about the adequacy and effectiveness of the process by which risks are identified and prioritized, managed, controlled, and mitigated. Code of ethics. The primary purpose of code of ethics of a professional organization is to promote an ethical culture among professionals who serve others. उसके बाद code of ethics, code of ethical conduct worded so as to reduce likelihood of members being sued for substandard work would not earn in confidence of public. उसके बाद एनवायरमेंटल एंड सोसाइटल गाइड सेफगार्ड, जिसमें क्या आता है इंटरनल ऑडिटिंग इज स्पेशलाइज्ड सर्विस टू लुक इनटू द स्टैंडर्ड्स अफेक्टिंग ऑफ बिजनेस ऑपरेशन। इंटरनल ऑडिटिंग कैन इवैल्यूएट वेरियस प्रॉब्लम्स एंड प्रोवाइड सजेशंस। रिलायबल होते हैं, प्रॉम्प्टनेस होता है MIS के अंतर्गत। उसके बाद इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स इंक्लूडिंग अकाउंटिंग कंट्रोल सिस्टम इन एन ऑर्गेनाइजेशन इज इफेक्टिव। ये चेक होता है। Internal audit ensures the adequacy, reliability, and accuracy of financial and operational data. Internal audit is an integral part of management by system. Internal audit can break through power, ego, and personality factors and possible conflicts of interest within the organization. ये बहुत important चीज है। It ensures compliance of accounting procedures. उसके बाद internal auditor can be of value assistance to management in acquiring new business, in promoting new products, and in launching new projects for expansion and diversification of the business. उसके बाद आता है change management. Change management क्या है? The term change management refers to an alteration in the system, whether physical, biological, or social. This organizational change is the अल्टरेशन ऑफ वर्क एनवायरनमेंट इन एन ऑर्गेनाइजेशन। सो अगर वर्क एनवायरनमेंट अफेक्ट होता है या चेंज होता है तो उसका काफी हद तक बिजनेस पे असर होता है। It implies new equilibrium between different components of the organization, structural arrangement, job design, and people. An organization may change having following features. Any change may affect the whole organization. ऐसा हो सकता है कि whole organization को affect हो। Change occurs in any part of the organization. It disturbs the equilibrium, notwithstanding necessitating development of a new equilibrium. उसके बाद organization change is a continuous process. So change management again as internal audit is a continuous process. That completes chapter number 2.